नमस्कार, खबर फास्ट देख रहे हैं आप। सवाल आपका लेकर हाजिर हूं मैं पूजा सचदेवा। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का तीसरा बजट पेश हो चुका है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश किया। कोरोना महामारी के बीच ये पहला बजट है। 1952 के बाद सबसे खराब अर्थव्यवस्था की छाया में भी ये पहला बजट है। कोरोना काल से आहत हुई देश का मिडिल क्लास आदमी इस बार उम्मीदों भरी निगाहों से बजट का इंतजार कर रहा था। बजट पेश करने से पहले बजट सत्र की शुरुआत के पहले ही दिन निर्मला सीतारमण ने यह बयान भी दिया था कि इस बार का बजट बहुत ज्यादा अलग होगा। 100 सालों में भी ऐसा बजट नहीं आया होगा। लेकिन क्या वाकई ऐसा हुआ? क्या वाकई ही ये बजट लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरा? आज सवाल आपका में हम इसी पर करेंगे चर्चा। तो बजट 2021-22 पास या फेल ये तो जनता तय करेगी, लेकिन आपको एक बार हम थोड़ा सा ब्रीफ कर देते हैं इस बजट को लेकर कि क्या बड़े बदलाव इस बार किए गए और इस बजट में किस सेक्टर को कितना मिला है। इस रिपोर्ट के जरिए आप देखिए, उसके बाद शुरुआत करेंगे सवाल आपका की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को लोकसभा में 2021-22 का आम बजट पेश किया। दुनिया भर में आई महामारी के बाद देश के मौजूदा हालात को देखते हुए मोदी सरकार की ओर से इस बार स्वास्थ्य क्षेत्र पर ज्यादा फोकस किया गया है। लेकिन बजट में करदाताओं के लिए कुछ खास नहीं रहा। गौर करने वाली बात ये है कि टैक्स स्लैब में किसी तरह का बदलाव देखने को नहीं मिला। हालांकि वरिष्ठ नागरिकों को टैक्स में जरूर राहत दी गई है। निर्मला सीतारमण ने कहा कि 75 की उम्र पार कर चुके वरिष्ठ नागरिकों को अब ITR भरने की जरूरत नहीं होगी, यानी अब वो इनकम टैक्स नहीं भरेंगे। बजट भाषण में सीतारमण ने आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना का भी ऐलान किया है। योजना के लिए 64,180 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। वित्त मंत्री ने टेक्सटाइल पार्क के लिए भी बड़ा ऐलान किया है, जिसके तहत देश भर में 7 टेक्सटाइल पार्क बनाए जाएंगे। तो बजट में सरकार ने पेट्रोल पर प्रति लीटर 2.50 रुपए और डीजल पर प्रति लीटर 4 रुपए का कृषि सेस लगाया है। हालांकि इसका असर ग्राहकों पर नहीं पड़ेगा। बजट में बहुत कुछ नया और पहली बार हुआ, जैसे नए दशक का पहला बजट, कोरोना काल के बाद पहला बजट, 41 साल बाद नेगेटिव ग्रोथ, कॉपी नहीं पेपरलेस बजट। वहीं बजट में पहली बार वायु प्रदूषण को लेकर बड़ा ऐलान किया गया है। प्रदूषण से निपटने के लिए 2,217 करोड़ का प्रावधान किया गया है। वहीं इस बार के बजट में पहली बार चुनावी राज्यों के लिए भी पैकेज का ऐलान किया गया है। तमिलनाडु में नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट के लिए 1 लाख करोड़ आवंटित किए गए हैं। केरल में भी 65,000 करोड़ का ऐलान किया गया है। वहीं जारी किसान आंदोलन के बावजूद सरकार ने किसानों के लिए बजट में सीधे तौर पर बजट आवंटन नहीं किया है, लेकिन सरकार की तरफ से MSP बढ़ाए जाने की जानकारी जरूर दी गई है। वहीं ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं कि किसे क्या मिला। स्वास्थ्य के क्षेत्र के लिए 2,38,000 करोड़ का आवंटन, कोरोना वैक्सीन के लिए 35,000 करोड़ का आवंटन, स्वच्छ भारत मिशन के लिए 1,42,000 करोड़, आत्मनिर्भर भारत योजना के लिए 1,97,000 करोड़, रेलवे के लिए 1,10,000 करोड़, जल जीवन मिशन के लिए 2,87,000 करोड़, वायु प्रदूषण के लिए 2,21,000 करोड़, आत्मनिर्भर स्वास्थ्य के लिए 64,18,000 करोड़ रुपए, शिक्षा के लिए 99,312 करोड़ रुपयों का आवंटन। आम बजट 2021-22 पेश हो चुका है। बकौल सरकार हर एक वर्ग को सरकार ने कवर करने की कोशिश की है और राहत देने की कोशिश की है। कोरोना की वजह से देश की अर्थव्यवस्था को जो आघात पहुंचा है, देखने वाली बात यही रहेगी कि सरकार का ये बजट कोरोना की वजह से बीमार पड़ी अर्थव्यवस्था के लिए वैक्सीन साबित होगा या नहीं। न्यूज़ डेस्क,
खबर फास्ट। तो बजट को लेकर के एक ब्रीफ रिपोर्ट आपने देखी, इसमें देखा कि कौन कौन से सेक्टर्स को लेकर के कितना अलॉट किया है सरकार की तरफ से और आपको क्या कुछ इसमें मिलेगा वो भी आपने इस रिपोर्ट के जरिए देखा है। लेकिन अब कई महत्वपूर्ण सवाल हैं जो आज हम अपने मेहमानों से पूछेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि क्या वाकई इस बजट से एक आम आदमी को, एक मिडिल क्लास आदमी को, गरीब व्यक्ति को, मजदूर को इससे फायदा होगा या नहीं होगा। वो सवाल जो हम आज के अपने मेहमानों से पूछेंगे, सबसे पहले वो सवाल कुछ आपको बता देते हैं। बजट से क्या अर्थव्यवस्था को वैक्सीन मिलेगी, जिस बात का जिक्र निर्मला सीतारमण ने किया अपने भाषण के दौरान। उम्मीदों वाला ये बजट पास है या फेल, ये तो जनता तय करेगी। क्या बजट में चुनावी राज्यों पर फोकस किया गया है, जिन 4 राज्यों में चुनाव होने हैं, क्या उन पर सरकार का फोकस रहा। बजट 2021-22 से क्या आत्मनिर्भरता आएगी, जिस बात का जिक्र बार बार प्रधानमंत्री अपने भाषण के दौरान करते रहे हैं, अपने संबोधन के दौरान करते रहे हैं। क्या इस बजट से अर्थव्यवस्था फिर से पटरी पर आएगी, क्या आत्मनिर्भर भारत की तरफ ये एक बढ़ता हुआ कदम साबित होगा। कुछ नंबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहे हैं, नंबर्स पर कॉल करके आप पूछ सकते हैं, अपने सवाल दे सकते हैं, अपनी राय बजट को लेकर के आप क्या कुछ सोचते हैं। क्या जिन उम्मीदों के साथ आप इस बजट का इंतजार कर रहे थे उन तमाम उम्मीदों पर खरा उतरा है मोदी सरकार का ये बजट। आप भी कॉल करके अपने सवाल पूछ सकते हैं, राय दे सकते हैं। 2 मेहमान इस वक्त मेरे साथ जुड़ गए हैं। एडवोकेट सुशील राजा बीजेपी के प्रवक्ता हैं, प्रोफेसर विवेक सिंह अर्थशास्त्री हैं। दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले प्रोफेसर विवेक सिंह, आपका रुख मैं करूंगी। पहला रिएक्शन आपका इस बजट को लेकर, क्या आम आदमी जिन उम्मीदों के साथ इस बजट को देख रहा था, आपको लगता है कि उन तमाम उम्मीदों पर खरा उतरेगा ये बजट? धन्यवाद पूजा जी। ये बजट जो है ऐतिहासिक तो नहीं है लेकिन अच्छा है। दूसरी बात यह है कि बजट में एक चीज हम लोग बहुत उम्मीद कर रहे थे कि जो मिडिल क्लास को थोड़ा राहत मिलेगी, लेकिन टैक्स में कोई छूट नहीं दिया गया है। इसका मीन जो पहले का स्लैब था वही स्लैब रखा गया है। तो यहीं पर एक बात है जहाँ पे थोड़ा सा नाउम्मीदी लगी है। इसके अलावा जितने भी सेक्टर है, चाहे फार्मर्स हो, हेल्थ हो, एजुकेशन हो, सभी सेक्टर पर फोकस किया गया है। और लेकिन देखिए, सरकार के पास एक उसकी बजट की सीमा है, 35 लाख करोड़ का बजट है और उसमें से सरकार का ने खुद माना है कि लगभग 9.5% जो है उसका डेफिसिट होने वाला है और टारगेट है कि 6.5 या इसके आसपास जो हमारा डेफिसिट रहे। तो सरकार के पास पैसे की कमी है और सरकार उसके लिए बहुत सारी कोशिशें की हैं, जैसे कि पब्लिक सेक्टर जो अंडरटेकिंग है उसका डिसइन्वेस्टमेंट, जीरो कूपन बॉन्ड वगैरह लाने की कोशिश करेगी ताकि इसको हम पैसे को जो रिक्वायरमेंट है इनकम से वो सरकार को मिल सके। रही बात है फार्मर्स के लिए, उन्होंने बताया है कि लगभग जो है फार्मर्स के लिए 16.5 लाख करोड़ का उन्होंने प्रावधान किया है, जो कि क्रेडिट करके होगा। इसके अलावा टेक्सटाइल्स में साथ में पार्क खोलने की व्यवस्था की जाएगी। हेल्थ केयर में वैक्सीनेशन के लिए 35,000 करोड़ का प्रावधान किया गया है। आप देखिए रोड इंफ्रास्ट्रक्चर में आपने खुद ही बोला, वहां पर चाहे वेस्ट बंगाल हो या फिर तमिलनाडु हो, 11,000 किलोमीटर रोड बनाने के लिए सरकार चाह रही है। तो कहीं न कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान दिया गया है, हेल्थ और एजुकेशन पर ध्यान दिया गया है। और बेसिकली मैं यही कहूंगा कि बजट जो है संतुलित है। हालांकि बजट में किसी से कुछ लिया नहीं गया है, बट मिडिल क्लास को कुछ दिया भी नहीं गया है। सारा फोकस जो है फार्मर्स पे है और निम्न वर्ग के लोगों पर है, ताकि उनके यहाँ विवेक सिंह जी, जैसा कि निर्मला सीतारमण ने लोगों को आश्वासन दिया था, उम्मीद जगाई थी कि 100 सालों में भी आपने ऐसा बजट नहीं देखा होगा जैसा बजट इस बार हम पेश करेंगे। क्या उन तमाम मायनों पर आपको लगता है खरा उतरता है ये बजट? इस पर हम और भी बात करेंगे, और भी कुछ सेक्टर्स हैं जिन पर बात करने की जरूरत है। फिलहाल कॉल्स आनी मेरे पास शुरू हो चुकी हैं। तेजपाल हैं बहादुरगढ़ से, स्वागत है आपका तेजपाल जी। नमस्ते पूजा जी। जी नमस्कार। ये जो बोल रहे हैं अर्थशास्त्री जी बैठे हुए हैं, ये बता रहे हैं कि ये दे दिया है किसानों को, एमएसपी के बारे में बात कर रहे हैं, 1.5 गुना मिल जाएगा, 2 गुना मिल जाएगा। इनको ये तो पता नहीं है 1 एकड़ में कितना बाजरा बोया जाता है। नहीं, एक मिनट तेजपाल जी, माफी के साथ आपको रोक रही हूँ। वो तो इकोनॉमिस्ट है ना, सुनिए, वो अर्थशास्त्री हैं, वो नहीं। आप समझिए इस चीज को। आप जो मेहमान यहाँ पर आए हुए हैं वो अर्थशास्त्री हैं, वो बीजेपी के प्रवक्ता नहीं है, वो सरकार के प्रवक्ता नहीं है। वो तो बजट को लेकर के बता रहे हैं कि सरकार ने जिन बातों का जिक्र किया है उनको क्या लगता है कि बजट कैसा है। वो नहीं कह रहे कि सरकार इतनी एमएसपी पर खरीद करेगी या क्या करेगी। आप बजट को लेकर के बोल सकते हैं अगर आप कुछ भी बोलना चाहें तो।
नहीं, हम 1.5 महीने से 2 महीने से इधर बैठे हैं यहाँ पे बॉर्डर पे, टिहरी बॉर्डर पे। तो आप हेलो जी सुन रहे हैं, बोलिए। हाँ, हम 2 महीने से इधर बैठे, 70 दिन हमारे को हो गए हैं। मैं ये बोल रहा हूँ, जो बाजरे का एमएसपी सरकार और गेहूं का रेट कम देती है, जबकि बाजरे की जो लागत है वो कम आती है, खेती आती है, धान की ज्यादा आती है। इनको ये तो बातें करते हैं, जिस चीज में लागत कम लगती है उसका रेट ज्यादा देते हैं। यानी कि आपका सवाल बीजेपी के जो प्रवक्ता हैं उनसे है। मैं आपके सवाल का जवाब भी लूंगी। आपका बहुत शुक्रिया, आप मेरे साथ जुड़े। सुशील जी जवाब दीजिएगा। रोहतक से एक और कॉलर हैं, रणवीर सिंह। रणवीर सिंह जी, स्वागत है आपका। पूजा जी नमस्कार। जी नमस्कार। पूजा जी देखो, हमारे देश की जनता 2 जगह बसती है, भारत में और इंडिया में। इंडिया में कौन रहते हैं? पूंजीपति और हमारे नेताजी। और भारत में कौन रहते हैं? हमारे किसान और हमारे गरीब मजदूर आदमी जो गाँव में बसते हैं। तो इंडिया के लिए तो हर बजट में कुछ न कुछ दिया जाता है, लेकिन भारत के लिए कुछ नहीं दिया जाता, और इन्होंने भी कुछ नहीं दिया। हम मानते हैं कि देश की इस समय अर्थव्यवस्था हालत खराब थी, पैसा नहीं था कोरोना की महामारी की वजह से। लेकिन हमारे नेता अगर चाहें, जब ये इलेक्शन लड़ते हैं, कोई रोजगार लेने के लिए नहीं लड़ते, ये समाज सेवा के लिए आते हैं। और ये फिर 5-5 पेंशन लेते हैं, इनकी पेंशन सबकी बंद कर दी जाए, अर्थव्यवस्था ठीक हो जाएगी। सिर्फ जब तक ये सरकार में काम करते हैं, मंत्री रहते हैं, तब तक अपनी सैलरी लो। इतनी फैसिलिटी दे रखी है, इतना कर रखा है कि इसका कितना करोड़ रुपए हर महीने इनके उस खाते में जाता है। आपका बहुत शुक्रिया, आप जुड़े। और अपना सवाल क्या सुशील राजा जी इसका जवाब देंगे। सुशील राजा जी, ऐसा क्यों होता है जबकि जो देश का एक गरीब तबका है और एक जो मिडिल क्लास आदमी है, जो बहुत ईमानदारी के साथ अपना टैक्स भरता है, उम्मीद करता है वो कि सरकार उनके लिए कुछ लेकर के आएगी, कम से कम टैक्स स्लैब में तो उनके लिए कुछ होगा, लेकिन इस बार इनकम टैक्स में उनके लिए कुछ भी नहीं था। किस तरीके से ये जो बजट है बनाया गया था और आम आदमी जो उम्मीदें कर रहा था, आपको लगता है कि क्या वाकई आम आदमी की जो उम्मीदें थी, जो उनकी आस थी, उन पर खरा उतरा है आपका ये बजट? सुशील राजा जी। पूजा जी नमस्कार। सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से मैं मोदी सरकार का और हमारी फाइनेंस मिनिस्टर सीतारमण जी का बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद करना चाहूंगा कि इतना ऐतिहासिक बजट उन्होंने दिया। सारी दुनिया को पता है कि कोरोना का महामारी के बीच इतना शानदार बजट आज तक पेश नहीं किया गया। कितनी एडवर्स सिचुएशन में इस सरकार ने सबका ध्यान रखा, गरीबों का और खासतौर से किसानों का। जैसा कि आप देख रहे हैं कि पिछले 2 महीनों से विपक्ष ने पूरी ताकत लगाई किसानों को बरगलाने के लिए, और एमएसपी के ऊपर, जैसा कि आप देख रहे हैं, आपके चैनल पर कई बार डिस्कस हुआ कि एमएसपी पर लोगों को इतना बरगलाया गया कि एमएसपी बंद हो रही है, एमएसपी का गारंटी नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। तो एक तरह से उनको कंफ्यूज किया गया किसानों को। इस बजट में फाइनेंस मिनिस्टर ने 1.5 गुना एमएसपी से ज्यादा का प्रोविजन किया है। अब किसान की जो दुगनी करने की जो आय थी, माननीय मोदी सरकार का जो मिशन था, जो विजन था, वो इस बजट में काफी हद तक पूरा करने की कोशिश की गई है। न केवल किसानों के लिए बल्कि आम आदमी के लिए। देखिए, अब टैक्स पेयर को अगर छोड़ दें आप, क्योंकि टैक्स का स्लैब कोरोना का साल था और बहुत ज्यादा लोगों की इनकम भी नहीं थी, तो उसका बहुत ज्यादा इफेक्ट होने वाला नहीं है मध्यम वर्ग। अगर मध्यम वर्ग की बात करें तो मध्यम वर्ग की इनकम भी इस बार नहीं हुई जितना कि पिछले साल के फाइनेंशियल में हुई। और जहां तक गरीब मजदूर का बात है, एक आम आदमी की बात है, इस बजट में सारी सुविधाएं एक आम आदमी के लिए रखी गई है। 2.5 गुना बजट किया गया है हेल्थ सेक्टर के लिए, जो है बहुत बड़ी उपलब्धि है इस बजट। आज स्वास्थ्य हर आदमी का कंसर्न होता है, चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो। तो मेजोरिटी जो है वो सबसे गरीब और मध्यम वर्गीय लोग हैं जो इतना बड़ा खर्च नहीं उठा पाते। तो मैं साधुवाद देना चाहूंगा हमारी फाइनेंस मिनिस्टर सीतारमण जी का और पूरी मोदी सरकार का। लौटती हूँ आपके पास, एक दर्शक जुड़ रहे हैं, उनका सवाल ले लेते हैं। आती हूँ आपके पास वापस। नीरज है जगाधरी से। नीरज जी, स्वागत है आपका। भाजपा को नमस्कार करता हूँ। मेरा सवाल भाजपा सर से है कि मेरा 8,000 वेतन है, 8,000 में मैं क्या खरीद लूंगा? जो इन्हें सस्ता करा इस बजट में, भला सस्ता होया, क्या खरीद लूंगा मैं इस बजट में? 8,000 में मैं अपने घर का खर्चा, अपने बच्चों का पालन पोषण नहीं कर पा रहा।
ये ये जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट है उसमें जो 85 लग रहा है 60,000 रुपये, उनके 20,000 रुपये क्यों नहीं करते बजट में पास? क्या खरीद लूंगा मैं इस बजट में? इन तक मेरा उत्तर दो। सुशील राजा जी बहुत बार ये इस मंच के जरिए इस सवाल को पहले भी उठा चुके हैं, बीजेपी के जो प्रवक्ता जुड़ते हैं उनसे पर्सनली तौर पर भी कई बार उनसे इनकी बात हुई है, लेकिन कोई मदद नहीं की जा रही। देखिए, बिल्कुल कहना गलत है कि एक आम आदमी को ध्यान नहीं रखा गया है। ये बजट सिर्फ आम आदमी के लिए बनाया गया है और खासकर गरीब और मजदूरों के लिए। जैसा कि आपको पता है, हमारी जो मोदी सरकार है वो प्रयत्नशील है किसानों की आय दोगुनी करने के लिए, एक आम आदमी की इनकम बढ़ाने के लिए। इसके लिए सरकार ने बहुत सारे प्रोविजन किए हैं। अब जैसा कि हमारे दर्शक कह रहे हैं कि आसमानी उनकी इनकम है, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो मिनिमम बेसिक है, जो कि सरकार ने मिनिमम फिक्स किया है, अनपढ़ आदमी भी जो है कम से कम 15,000 रुपए का वेतन फिक्स किया गया है। यही सवाल उठा रहे हैं सुशील राजा जी, वो यही सवाल उठा रहे हैं कि एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट अगर तय वेतन के हिसाब से भी वेतन नहीं दे रहा है तो आप लोग क्यों उन पर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं? यही उनका सवाल है। ये जो विषय है वो राज्य सरकार का भी है और वहाँ पर वो शिकायत कर सकती है। उनको जो वेतन उनको बोला गया है वो नहीं मिल रहा है। इसमें जो कि हम आज बजट का डिस्कस कर रहे हैं, तो किसी व्यक्तिगत समस्या का समाधान तो अपने जो बिल्कुल, लेकिन सुशील राजा जी हम भी रिक्वेस्ट करेंगे, अगर कुछ मदद बन पाए, हो सकता है कि ये एक ऐसे इंस्टीट्यूट में काम कर रहे हो जहां पर सभी के साथ इस तरीके की नाइंसाफी हो रही हो, तो पर्सनल लेवल पर भी अगर आप इनकी कुछ मदद कर पाए कोशिश कीजिएगा। एक और दर्शक है, आप इनको बोलिए मुझसे संपर्क कर लें। बिल्कुल, जय भगवान है हिसार से। जय भगवान जी, स्वागत है आपका। ये बात है जी, किसानों के बजट में कुछ भी नहीं दिया, किसानों तो बुराबाद करा के है। हाँ जी सर, किसान तो बुराबाद कर दिया बजट में। ये कहते हम देते इन्हों दे देंगे हैं, किसान तो बुराबाद कर पूंजीपतियों से डा रही है बीजेपी सरकार। ठीक है, आपका बहुत शुक्रिया जय भगवान जी जुड़ने के लिए, सवाल पूछने के लिए। सुशील जी आपके पास आऊंगे, जवाब दीजिएगा। मेरा एक सवाल विवेक सिंह जी से है। विवेक सिंह जी, अगर यहाँ पर रक्षा सेक्टर की बात की जाए, डिफेंस सेक्टर की बात की जाए, तो पिछली बार जो बजट था वो 4,71,000 करोड़ का था और इस बार उसमें कुछ बहुत ज्यादा बदलाव नहीं किया गया, 4,78,000 करोड़, यानी कि मात्र 7,000 करोड़ का इजाफा हुआ इस बार रक्षा क्षेत्र में, और वो भी इस समय पे जब हम इतनी बड़ी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि ये बजट कम था? रक्षा क्षेत्र को कुछ और मिलना चाहिए था? विवेक सिंह जी। जी बिल्कुल, रक्षा क्षेत्र में पहले की अपेक्षा जो कि 4.71 करोड़ रुपये था, केवल 7,000 रुपए बढ़ाया गया है। देखिए, हमें ये भी समझना पड़ेगा कि सरकार को ये भी मैनेज करना है, तो उसके इनकम और उसके एक्सपेंडिचर को मैनेज करना है। अब सरकार के पास कोई रास्ता नहीं है कि इस तरीके के रक्षा क्षेत्रों को, उस बजट को घटाने के। देखिए, हमें समझना पड़ेगा कि दो तरीके के चीजें हो सकते हैं, एक प्रोडक्टिव हो सकता है और एक अनप्रोडक्टिव। हमारे पास है चाइना हमारा एक थ्रेट है, पाकिस्तान के साथ हमारा एक थ्रेट है, हमारे पड़ोसी देश ऐसे हैं, और उसके लिए जो पिछले साल था उससे थोड़ा बढ़ाया गया है। बट अभी हम इस कंडीशन में नहीं है कि हम इन क्षेत्रों पर ज्यादा पैसा खर्च कर सकते हैं। सरकार के पास पैसे की कमी है और उसमें देखिए बहुत सारे उसने स्टेप लिया ताकि सरकार की इनकम को बढ़ाया जा सके। सरकार अपने खर्चे में भी कटौती करेगी। विवेक सिंह जी, मैं आपको बीच में टोक रही हूँ, मेरा एक सवाल है। जैसे आपने कहा कि ये सरकार को तय करना पड़ेगा कि कहाँ पर वो बजट घटा सकती है या कहाँ पर ज्यादा कर सकती है। जैसे अगर हेल्थ सेक्टर की बात की जाए, वहां पर एक अच्छा खासा बजट इस बार अलॉट किया गया है और हमने देखा कोरोना काल में इसकी जरूरत भी थी, खासतौर पर कोरोना वैक्सीन की बात की जाए तो भी बहुत अच्छा खासा बजट एक पेश किया गया है इस बार केंद्र सरकार की तरफ से। लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि जो रक्षा क्षेत्र है, डिफेंस सेक्टर है, वो भी सरकार की प्रायोरिटी होना चाहिए? देश की सुरक्षा से बढ़कर क्या हो सकता है? जी बिल्कुल उसको देना चाहिए। और अगर आप बात करिए हेल्थ की, तो उसमें लगभग 137% की बढ़ोतरी हुई है, खास करके हमारे हेल्थ की, क्योंकि कोविड-19 का सिचुएशन था और जो बजट बना इस साल में बना तो ज्यादा फोकस हेल्थ पर ही हुआ है। दूसरी बात है कि इसका आपका इम्पैक्ट 8, 10, 15 सालों के बाद नजर आएगा और हेल्थ पे फोकस करना बहुत जरूरी है। तो जल की भी उसमें एक स्कीम है। लेकिन जहाँ तक रक्षा क्षेत्र में है, जितना हमने बजट में पैसा के प्रावधान किया है उससे सरकार को लगता है तो उससे सरकार का काम चल जाएगा। और इसके बाद अगर कोई रिक्वायरमेंट होते सरकार बाद में उसके लिए आवंटन कर, यानी कुल मिलाकर सरकार खुद जानती है कितना उसको कहाँ पर अलॉट करना है, और अगर इतना किया गया तो मुझे लगता है आप यही कहना चाह रहे हैं कि वो इतना ही चाहिए होगा, इतनी ही जरूरत होगी, आगे जरूरत हुई तो उसको और ज्यादा बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, मेरा एक सवाल सुशील राजा जी आपसे है, मैं आंकड़ों के साथ बात करूंगी। क्या आपको लगता है कि इस बजट में चुनावी राज्यों पर ज्यादा फोकस किया गया बीजेपी की तरफ से? क्योंकि देखिए तमिलनाडु, केरल, बंगाल, असम, यहाँ पर विधानसभा चुनाव होने हम सब जानते हैं,
तमिलनाडु में 1,03,000 करोड़ के निवेश से 3500 किलोमीटर के राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण, इस बात का जिक्र है बजट में। केरल में 65,000 करोड़ का निवेश होगा। बंगाल में 25,000 करोड़ की लागत से 675 किलोमीटर का राजमार्ग बनेगा। असम में 34,000 करोड़ से नेशनल हाईवे पर खर्च किया जाएगा। इसके अलावा अगर राजधानी की बात की जाए दिल्ली की, तो ये मनीष सिसोदिया ने भी सरकार से सवाल किया था, आरोप लगाया था सरकार पर कि दिल्ली के साथ हर बार धोखा किया जाता है। पिछले 17 साल से ऐसा हो रहा है कि दिल्ली को 325 करोड़ रुपए का बजट ही अलॉट किया जा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? देश की राजधानी को हर बार कुछ क्यों नहीं बढ़ाया जाता, जबकि इन 4 राज्यों में हमने देखा किस तरीके से इस पर फोकस हुआ है। तो क्या चुनावी राज्यों पर फोकस था क्या सरकार का? देखिए, ये सवाल बहुत आपका जायज सवाल है कि मनीष सिसोदिया ने जो मुद्दा उठाया था। आपको पता है, राजधानी क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग बहुत मिनिमम है। सब राज्यों के मुकाबले सबसे कम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में है, खासतौर से दिल्ली में जो राष्ट्रीय राजमार्ग। हम यहाँ पर राष्ट्रीय राजमार्ग की बात कर रहे हैं, स्टेट हाईवे की बात नहीं कर रहे। जो माननीय वित्त मंत्री जी ने प्रोविजन किया है, जो बाकी स्टेट जैसा कि आपने बताया, वो उनकी डिमांड के हिसाब से वहाँ के जो सरकारें डिमांड करती हैं, नए राजमार्ग के डेवलपमेंट के लिए ये पैसा अलॉट किया गया है, जो कि बहुत पुरानी उनकी डिमांड थी, उसको कंसिडर किया गया। यानी आप ये कहना चाहते हैं कि चुनावी राज्यों पर कोई फोकस नहीं था, जरूरत थी, इस वजह से ऐसा किया गया? बिल्कुल। विवेक सिंह जी भी मिलेगा। विवेक सिंह जी कुछ कह रहे हैं। मिलेगा। अगर बंगाल का हम बोल सकते हैं 95,000 करोड़ दे रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश में भी चुनाव होने वाला है, उसके लिए तो नहीं दिया है। तो जहाँ जिसकी जरूरत है उसके अकॉर्डिंग जो है काम किया गया है। अच्छा विवेक सिंह जी, देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर पर एक अच्छा खासा बजट सरकार की तरफ से अलॉट किया गया है और निश्चित तौर पर इंफ्रास्ट्रक्चर अगर बेहतर होगा तो रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे, लेकिन लोगों को कहीं ना कहीं शिकायत ये भी है कि रोजगार के लिए डायरेक्ट कुछ ऐसी नीति या कुछ सरकार की तरफ से नहीं लाया गया। इस पर आप क्या कहेंगे विवेक सिंह जी? देखिए, रोजगार के लिए सरकार को जितना प्रयास करना चाहिए, जाहिर सी बात है उतना सरकार ने प्रयास नहीं किया है। रोजगार के लिए सरकार को बहुत ज्यादा फोकस करना पड़ेगा और खास करके ऐसे करोड़ों लोग हैं जिनकी नौकरी चली गई है और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनकी सैलरी कट रही है। तो सरकार को रोजगार के ऊपर तो बहुत फोकस करना पड़ेगा और खास करके जो इंफ्रास्ट्रक्चर फील्ड में जो पैसा खर्च किया जा रहा है, जो हेल्थ सेक्टर में, जो टेक्सटाइल सेक्टर में जो पैसा खर्च किया जा रहा है, इसका एक उद्देश्य ये भी है कि कहीं न कहीं रोजगार का हम सृजन कर सके। तो रोजगार के लिए सरकार ने काम किया है, लेकिन जितना करना चाहिए उतना नहीं किया है। ठीक है, लौटती हूँ आपके पास। 2 कॉलर्स मेरे साथ जुड़ गए हैं, उनके सवाल ले लेते हैं। रिशपाल सिंह है। रिशपाल सिंह जी कहाँ से बात कर रहे हैं? लगता है संपर्क उनसे टूट गया। करीम खान जुड़ गए हैं एमपी से। करीम खान जी स्वागत है आपका। करीम खान जी मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी जी। हाँ जी, पूछिए अपना सवाल। मेरा सवाल यहाँ पे ये है जी 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 सर टीवी का वॉल्यूम कम कर लीजिए। मेरा सवाल ये है, यहाँ बड़े बड़े शास्त्री बैठे हुए हैं, किसानों की आय अगर दुगनी करनी है आपको, जी जी, किसानों की अगर आय दुगनी करनी है तो पेट्रोल और डीजल पे भाव रेट कम कर दें। सर मैं सवाल समझ नहीं पाई आपका, आप एक बार फिर से दोहराएंगे? लगता है संपर्क उनसे टूट गया, कुछ टेक्निकल इशू है। बहुत शुक्रिया करीम खान जी आपका हमारे साथ जुड़े। किसानों की आय बढ़ाने को लेकर कुछ क्वेश्चन। ठीक है, सुशील राजे जी अगर आप उनका सवाल समझ पाए तो जवाब दे दीजिए। देखिए, किसानों की आय को बढ़ाने के लिए सरकार ने कहा है कि जो एमएसपी है उसका 1.5% सरकार देगी। अगर आपको 100 रुपए लगा है लागत आपको कोई फसल उपजाने में, तो आपको 150 सरकार देगी। लेकिन समस्या यह है कि आपको भी पता है पूजा जी, 6% किसानों को ये मिल पाता है और खास करके पंजाब और हरियाणा के किसानों को और पूरे देश के किसानों को एक समस्या हो रही है और उनको फायदा नहीं मिल पा रहा है। तो सरकार को इस बात में भी सोचना पड़ेगा, एफसीआई की अपनी प्रॉब्लम है उसको भी सॉल्व करना पड़ेगा। सरकार फोकस कर रही है कि किसानों की आमदनी को बढ़ाए और उसका देखिए, अगर आप किसानों की बात करें तो 20 करोड़ परिवार ऐसे हैं जो कि सीधे प्राइमरी सेक्टर पे डिपेंडेंट है। किसानों की आय बढ़ाने के लिए आपको चाहे सरकार से रिक्वायरमेंट को बढ़ाना पड़ेगा, जो सरकार खरीदती है उसको बढ़ाना पड़ेगा,
दूसरा बात, प्राइवेट सेक्टर जो भी खरीदे वो कम से कम एमएसपी पर खरीदे, इससे किसानों का हम जाहिर सी बात है किसानों के पास पैसा आएगा तो हमारी इकोनॉमी उससे बूस्ट होगी, तो सरकार को इस पर फोकस करना पड़ेगा। ठीक है विवेक सिंह जी, मेरा आखिरी सवाल आपसे है, जो इस बार हम अभी बात कर रहे थे इनकम टैक्स की, कुछ खास बदलाव टैक्स स्लैब में किया नहीं गया, लेकिन जो 75 प्लस उम्र के जो लोग हैं उनको रिटर्न नहीं भरना पड़ेगा, इससे क्या बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है क्या? जी नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। 75 प्लस से लोगों की पहली बात तो ऐसे है नहीं, और उसमें एक आप देखिए जिसमें एक राइडर लगाया गया है कि अगर इनकम का सोर्स आपका पेंशन है तभी ये एप्लीकेबल होगा, अगर पेंशन के अलावा कुछ आपका सोर्स है तो ये एप्लीकेबल नहीं होगा। दूसरी बात पूजा की इसमें एक समस्या भी है, आपने बोल दिया है कि आपको इनकम टैक्स नहीं भरना है अगर आपके पेंशन से इनकम है तो। दूसरी बात है, आपने साथ में बोल दिया है कि आपको इनकम टैक्स रिटर्न भी नहीं भरना है। टीडीएस तो कटेगा उसका, जो 75 साल की उम्र से ज्यादा का है उसका टीडीएस कटेगा, और अगर इनकम टैक्स रिटर्न नहीं जमा कर पाएगा तो उसको वापस कैसे पैसा मिलेगा? ये तो समस्या वाली बात हो गई है। ठीक है, मैं फिर से, मुझे लगता है एक डिबेट की और ज़रूरत है, क्योंकि जो सवाल आपने खड़ा किया इस पर एक लंबी चर्चा होनी चाहिए। आप दोनों का फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया इस खास चर्चा में मेरे साथ जुड़ने के लिए और तमाम सवालों का जवाब देने के लिए। हालांकि विवेक सिंह जी एक और सवाल के साथ हमको छोड़कर जा रहे हैं। फिलहाल चलिए, बजट को लेकर के हमने यहाँ पर बात की है कि बजट क्या लगता है कि कितना फायदेमंद होने वाला है और कितना ज्यादा इसका असर आम लोगों की जेब पर पड़ेगा, क्या उनकी जेब और ज्यादा ढीली होगी या कहीं ना कहीं खर्च उनके कम होंगे, इस पर हमने बात की है। हालांकि प्रधानमंत्री ने भी बजट की बहुत ज्यादा सराहना की है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भी कहा है कि देश के इतिहास में ये अब तक का पहला ऐसा बजट है जिसने इंफ्रास्ट्रक्चर को इतनी प्राथमिकता दी है। लेकिन विपक्ष इस बजट को मात्र खानापूर्ति बता रहा है। हालांकि जमीनी स्तर पर बजट का क्या असर होगा, क्या वाकई आत्मनिर्भर भारत के लिए मील का पत्थर साबित होगा ये बजट, इसके लिए सभी को थोड़ा और इंतजार करना होगा। मेरे साथ सवाल आपका, मैं अभी के लिए फिलहाल इतना ही, लेकिन तमाम बड़े अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए खबर फास्ट के साथ। नमस्कार।